तो आज मैं अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पर बीएसपी की जो उम्मीदवारों की सूची है तो उसको मैं पहले चरण की सूची आज मैं जारी कर रही हूँ। 58 में से 53 विधानसभा की सीटों पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर किसी भी जाति और धर्म के खिलाफ नहीं थे, वो जातिवादी व्यवस्था के खिलाफ थे। इस देश में जो गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था बनी है उसको बदलकर वो समता मूलक समाज व्यवस्था बनाना चाहते थे। अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पर मेरे खुद के द्वारा लिखित पुस्तक मेरे संघर्ष में जीवन एवं बीएसपी मूवमेंट का सफरनामा का हिंदी व अंग्रेजी संस्करण का भी जो मुख्य तौर पर एक वर्ष के दौरान का पार्टी व मूवमेंट के कार्यकलापों व संघर्षों आदि का साफ सुथरा लेखा जोखा होता है उसे आज जारी किया जाता है। मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार चुनाव में बीएसपी सन 2007 की तरह फिर से यूपी की सत्ता में जरूर वापस लौटेगी। कि यूपी में इस समय विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में बीएसपी को फिर से जनता यहाँ जरूर सत्ता में वापस लाएगी। देखो वो मुझे क्या मुख्यमंत्री बनाएगा, बीएसपी में आने के बाद उसकी किस्मत खुली है। अपने पूर्व के रहे शासनकाल की तरह ही फिर से यहाँ हर मामले में व हर स्तर पर अपनी सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित ही सरकार चलाएगी। मैं पार्टी व मूवमेंट के हित में सीधा चुनाव न लड़के व अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव जीतकर भी यूपी प्रदेश की बागडोर संभाल सकती हूँ, जिसकी इस समय काफी सख्त जरूरत भी है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि की मानवतावादी सोच व उनकी मूवमेंट को ध्यान में रखकर जिनके बताए हुए रास्तों पर चलकर ही मैंने उनकी सोच व मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी भी समर्पित की है। तो मैं मीडिया बंधुओं को ये बताना चाह रही हूँ, हमारी पार्टी किसी भी पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं कर रही है। मीडिया बंधुओं, शुक्रिया आपका। यहीं बगल में रहना। मीडिया बंधुओं, जैसा कि आप लोगों को ये विदित है कि आज मेरा खुद का अपना जन्मदिन है और इस मौके पर सबसे पहले मैं अपने शुभ चिंतकों का व विशेषकर बीएसपी के उन लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ जो पूरे देश में मेरे जन्मदिन को पिछले वर्ष की तरह इस बार भी कोरोना नियमों का पालन करते हुए तथा अपने महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी खासकर महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, नारायण गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि की मानवतावादी सोच व उनकी मूवमेंट को ध्यान में रखकर जिनके बताए हुए रास्तों पर चलकर ही मैंने उनकी सोच व मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी भी समर्पित की है। वे अर्थात इनके अनुयायी आज पूरे देश में मेरे जन्मदिन को जन कल्याणकारी दिवस के रूप में बहुत ही सादगी व संजीदगी के साथ मना रहे हैं, जिसके तहत चलकर ही मेरे जन्मदिन के मौके पर हर वर्ष बीएसपी के लोग अपने आर्थिक सामर्थ्य के हिसाब से अपने अपने क्षेत्र में सर्व समाज में से विशेषकर गरीब, कमजोर, लाचार, असहाय व अन्य जरूरतमंद लोगों की विभिन्न रूपों में मदद भी करते हैं और इस बार भी मदद कर रहे हैं। और इस संदर्भ में मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि खासकर
कोरोना महामारी के दौरान परिवार में जिन कमाने वालों की मृत्यु हो गई है और उनके पीछे दुखी व पीड़ित चल रहे परिवारों की सरकारी मदद के अभाव में अब हालत काफी ज्यादा खराब हो गई है, तो उनकी भी पार्टी के लोग पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी विभिन्न रूपों में काफी मदद कर रहे हैं। लेकिन इस मामले में दुख की बात यह है कि इस समय यूपी, उत्तराखंड व पंजाब आदि इन राज्यों में विधानसभा के आम चुनाव घोषित होने तथा चुनाव आचार संहिता भी लगने की वजह से अब यहाँ पार्टी के लोग इन सभी की किसी भी रूप में इस बार मदद नहीं कर पा रहे हैं, जबकि ये बात सब विदित है कि हमारी पार्टी समाज में विशेषकर गरीब, कमजोर, असहाय व अन्य उपेक्षित वर्गों के हित एवं कल्याण के लिए हमेशा अति गंभीर, संवेदनशील, ईमानदार व संघर्षरत रहती है, जिसके मुताबिक चलकर ही बीएसपी ने यूपी में 4 बार अपने नेतृत्व में यहाँ सरकार भी चलाई है। और इस दौरान हमारी पार्टी की सरकार ने मेरे जन्मदिन के मौके पर भी ऐसे लोगों के हित व कल्याण के लिए अनेकों जनहित की नई नई योजनाएं भी प्रारंभ की हैं, जिनसे इन्हें काफी ज्यादा लाभ पहुंचा है। लेकिन ये सब यहाँ जातिवादी, संकीर्ण, सांप्रदायिक व पूंजीवादी मानसिकता रखने वाली सभी विरोधी पार्टियों को अच्छा नहीं लगा है और फिर इन्होंने यहाँ बीएसपी के विरुद्ध अंदर अंदर एक होकर व किस्म किस्म के साम, दाम, दंड भेद आदि हथकंडे इस्तेमाल करके हमारी पार्टी को सत्ता में आने से रोका है, जिससे अब प्रदेश की जनता काफी हद तक समझ चुकी है, जिनसे हमें ये उम्मीद भी है कि यूपी में इस समय विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में बीएसपी को फिर से जनता यहाँ जरूर सत्ता में वापस लाएगी। और मैं भी उन्हें ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि इस बार सत्ता में आने के बाद हमारी पार्टी अपने पूर्व के रहे शासन काल की तरह ही फिर से यहाँ हर मामले में व हर स्तर पर अपनी सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित ही सरकार चलाएगी। और इस संबंध में यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि मैंने कुछ महीने पूर्व दिनांक 7 सितंबर को बीएसपी के प्रबुद्ध वर्ग के हुए सम्मेलन में इनकी सुरक्षा, सम्मान व तरक्की आदि को लेकर तथा इसके बाद 9 अक्टूबर सन 2021 को बीएसपी के जन्मदाता एवं संस्थापक मान्यवर श्री कांशीराम जी की पुण्यतिथि के मौके पर भी लाखों की संख्या में लखनऊ में आए हुए लोगों को संबोधित करते हुए प्रदेश की बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था को सुधारने तथा यहाँ दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के साथ साथ गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, नौजवानों, किसानों, व्यापारियों, कर्मचारियों व अन्य विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोगों के एवं छात्रों, युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों आदि के हित व कल्याण आदि के संबंध में जो कुछ भी जरूरी बातें कही हैं, तो उन पर फिर हमारी पार्टी की सरकार बनने पर पूरी ईमानदारी व निष्ठा से अमल किया जाएगा। वैसे भी आज देश की असली चिंता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मानवतावादी संविधान के हिसाब से चलकर देश की करोड़ों जनता को गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई व तनावपूर्ण हिंसक वातावरण की दुर्दशा से निकालकर उन्हें कानून के राज के माध्यम से सुख, शांति व स्थिरता पहुंचाने की है, जिसके अभाव में
उनका जीवन काफी त्रस्त हो रहा है और ये लोग फिर से गुलाम व लाचार बनते जा रहे हैं। और अब केवल यूपी को ही नहीं बल्कि पूरे देश को भी ये यकीन हो चला है कि यहाँ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड व पंजाब आदि राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनावों के परिणाम आने के बाद देश में परिस्थिति जरूर बदलेगी और आम जनहित में कुछ जरूर बेहतर होगा। इस प्रकार काफी लंबी प्रतीक्षा के बाद अब नया साल सन 2022 यहाँ उम्मीदों की ऐसी नई किरण लेकर आ रहा है जिससे आम जनहित का भला होने की काफी प्रबल उम्मीद भी है। इस विश्वास के साथ ही अब मैं हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पर मेरे खुद के द्वारा लिखित पुस्तक मेरे संघर्षमय जीवन एवं बीएसपी मूवमेंट का सफरनामा का हिंदी व अंग्रेजी संस्करण का भी जो मुख्य तौर पर एक वर्ष के दौरान का पार्टी व मूवमेंट के कार्यकलापों व संघर्षों आदि का साफ सुथरा लेखा जोखा होता है, उसे आज जारी किया जाता है। इसलिए ये पुस्तक खासकर वर्तमान में युवा पीढ़ी व आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी काफी प्रेरणादायक साबित होगी, ताकि मान्यवर श्री कांशीराम जी के नेतृत्व में उनकी त्याग तपस्या व कठोर मेहनत से बनी बीएसपी की अम्बेडकरवादी व मानवतावादी मूवमेंट हमेशा आगे ही बढ़ती रहे और फिर उनकी ये मूवमेंट कभी भी आगे न रुके। और अब मैं इस प्रेरणादायी पुस्तक का विमोचन करूं, लेकिन इससे पहले आज मैं अपने जन्मदिन के मौके पर खासकर यूपी, उत्तराखंड व पंजाब में अपनी पार्टी के लोगों से ये भी अनुरोध करती हूँ कि पार्टी के जो लोग यहाँ चुनाव आचार संहिता लगने की वजह से इस बार मेरा जन्मदिन अपने अपने घरों में ही रहकर मना रहे हैं, वे कोरोना नियमों व चुनाव आचार संहिता का भी पालन करते हुए अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने के लिए रात दिन खूब मेहनत करें और उन्हें भारी वोटों के अंतर से भी जरूर जिताएं। और यदि ऐसा हो जाता है और यहाँ सन 2007 की तरह फिर से बीएसपी की अकेले ही अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बन जाती है, तो फिर यही इस बार मेरे जन्मदिन के लिए इनका ये खास व अत्यंत कीमती तोहफा भी होगा। लेकिन मुझे ये तोहफा देने के लिए पार्टी के लोगों को वोट पड़ने तक यहाँ यूपी, उत्तराखंड व पंजाब प्रदेश में भी विरोधी पार्टियों के सभी साम, दाम, दंड भेद आदि हथकंडों से जरूर सावधान रहना है। जैसे अब इस चुनाव में खासकर जातिवादी व बीएसपी विरोधी मीडिया को बीएसपी की मुखिया के विरुद्ध कुछ खास मुद्दे बोलने के लिए नहीं मिल रहे हैं, तो अब ये लोग आए दिन मेरे चुनाव न लड़ने को भी लेकर जानबूझकर षड्यंत्र के तहत इसे भी आए दिन उछालते रहते हैं और इसकी आड़ में जनता को मेरे बारे में ऐसा इम्प्रेशन भी देते हैं जैसे मैंने कभी कोई चुनाव ही नहीं लड़ा है, जबकि इनको ये मालूम होना चाहिए कि मैंने 4 बार लोकसभा की व 3 बार राज्यसभा की भी जबकि मैं 4 बार लोकसभा की और 3 बार राज्यसभा की भी सांसद रह चुकी हूँ, सदस्य रह चुकी हूँ। इसके अलावा 2 बार यूपी विधानसभा में व 2 बार यूपी विधान परिषद की भी सदस्य रह चुकी हूँ। और इस संबंध में यहाँ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जब तक बीएसपी के जन्मदाता एवं संस्थापक मान्यवर श्री कांशीराम जी स्वास्थ्य के मामले में ठीक हालत में चलते रहे, तो तब तक वे सभी चुनावों को काफी हद तक खुद ही संभाल लेते थे और उस समय में अधिकांश चुनाव लड़ती थी और ज्यादातर चुनाव जीतकर भी आती थी। लेकिन इनके काफी लंबे अरसे तक बीमार रहने व उनके देहांत होने के बाद फिर पार्टी की मेरे कंधों के ऊपर पूरी जिम्मेवारी आ गई। तो ऐसे में मैंने अपनी पार्टी व मूवमेंट के हित में
सीधा चुनाव लड़ने की बजाय फिर पार्टी के उम्मीदवारों को ही जिताना जरूरी समझा है। और वैसे भी हमारे कानून में ये व्यवस्था बनी है कि बिना लोकसभा का सीधा चुनाव लड़े भी राज्यसभा में जाकर कोई भी योग्य व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री व केंद्रीय मंत्री आदि भी बन सकता है तथा इसी प्रकार विधान परिषद में भी जाकर कोई भी योग्य व्यक्ति किसी भी स्टेट का मुख्यमंत्री आदि भी बन सकता है जहां पर विधान परिषद की व्यवस्था है। इसलिए यूपी में बीएसपी की सरकार बनने पर मैं पार्टी व मूवमेंट के हित में सीधा चुनाव न लड़के व अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव जीतकर भी यूपी प्रदेश की बागडोर संभाल सकती हूँ, जिसकी इस समय काफी सख्त जरूरत भी है। इसके अलावा खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की तरह विरोधी पार्टियां व जातिवादी मीडिया भी मेरे क्षेत्र में न जाने को भी लेकर आए दिन किस्म किस्म की तथ्यहीन व बेबुनियादी बातें करते रहते हैं, जिसका जवाब मैं 1 जनवरी को मीडिया को भी दे चुकी हूँ। उसे मैं फिर से दोहराना नहीं चाहती हूँ। वैसे भी मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार चुनाव में बीएसपी सन 2007 की तरह फिर से यूपी की सत्ता में जरूर वापस लौटेगी और तब फिर पूर्व की तरह इस बार भी यहाँ सर्वे एजेंसियों का ओपिनियन पोल व सर्वे आदि धरा का धरा रह जाएगा। इतना ही नहीं बल्कि अब यहाँ आकाश आनंद को भी चुनाव लड़ने या ना लड़ने की भी बातें करते रहते हैं, जबकि अभी वह राजनीति में धीरे धीरे अपने आप को काफी तैयार व परिपक्व भी कर रहा है। और इसके साथ ही मेरे चुनावी राज्यों में ज्यादा व्यस्त होने की वजह से अब वह मेरे दिशा निर्देशन में उन राज्यों में जहां चुनाव नहीं हो रहे हैं वहां पार्टी के जनाधार को भी बढ़ाने में पूरे जी जान से लगा है और फिर उचित समय पर ही इनको व पार्टी के अन्य नौजवानों को भी सीधा व अप्रत्यक्ष रूप में चुनाव लड़ने का भी मौका जरूर दिया जाएगा, जो ये सभी मेरे बीएसपी परिवार के ही लोग हैं। लेकिन इसे भी मेरे से सीधा जोड़ लिया जाता है, जबकि मीडिया व पूरे जगत को ये मालूम है कि मेरा अपना खुद का कोई निजी परिवार नहीं है, बल्कि मेरा पूरे देश में केवल गरीब, दलित, शोषित, पिछड़ा व उपेक्षित समाज ही मेरा ये बहुत बड़ा परिवार, बहुत बड़ा व विशाल परिवार है। और इस परिवार में आकाश आनंद की तरह पूरे देश में करोड़ों भाइयों के लड़के व लड़कियां भी मेरे भतीजे व भतीजियां हैं, जिनके माँ बाप शुरू से ही मुझे पूरे आदर सम्मान से आदरणीय बहन जी ही कहकर पुकारते हैं और अब उनके बच्चे भी बड़े होकर मुझे ज्यादातर बहन जी ही कहकर पुकारते हैं, जिनको भी राजनीति में आगे बढ़ने का पूरा मौका जरूर दिया जा रहा है। लेकिन इसे भी मीडिया में अधिकांश व्यंग्य तरीके से ही दर्शाया जाता है। ये सब इनकी जातिवादी मानसिकता नहीं है तो और क्या है, जबकि ऐसा करके ये लोग हमारे नौजवानों में और ज्यादा जोश पैदा कर रहे हैं। इसलिए ये सब करने से इनको कुछ भी राजनीतिक लाभ मिलने वाला नहीं है। इतना ही नहीं, यदि जातिवादी मीडिया व विरोधी लोग भी आकाश आनंद के पीछे जबरदस्ती ऐसे ही पड़े रहे तो फिर मैं मान्यवर श्री कांशीराम जी की तरह इसको भी पार्टी में और भी ज्यादा बढ़ावा देती रहूंगी। और अच्छी बात यह है कि पिछले कुछ समय से यहाँ यूपी में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव व राज्यसभा सांसद श्री एस.सी. मिश्रा जी के बेटे श्री कपिल मिश्रा भी अपने नौजवान साथियों को अपनी पार्टी में पूरी मेहनत के साथ जोड़ने में लगे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि इस चुनाव में हमारे नौजवानों का भी काफी वोट बीएसपी को ही मिलने वाला है तथा यहाँ फिर से बीएसपी ही सत्ता में जरूर आएगी। इस उम्मीद के साथ ही अब मैं अपनी पुस्तक का विमोचन कर रही हूँ। आपको ये भी बताना चाहती हूँ
वैसे आप लोगों को ये मालूम ही है कि उत्तर प्रदेश में यूपी विधानसभा के आम चुनाव 7 चरणों में हो रहे हैं और पहले चरण में 58 विधानसभा की सीटों पर विधानसभा का आम चुनाव हो रहा है और बीएसपी ने पहले चरण की जो 58 विधानसभा की सीटें हैं तो उनमें से 53 विधानसभा की सीटों पर कैंडिडेट फाइनल कर दिए हैं। 5 सीटें बची है, 1-2 दिन में वो भी फाइनल हो जाएगा। तो आज मैं अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पर तो बीएसपी की जो उम्मीदवारों की सूची है तो उसको मैं पहले चरण की सूची आज मैं जारी कर रही हूँ। 58 में से 53 विधानसभा की सीटों पर जो ये सूची ये मैं आज जारी कर रही हूँ और इसकी कापी आप लोगों को मेरे प्रेस के बाद खत्म होने के बाद इसकी एक प्रति आप लोगों को दे दी जाएगी। और अब मैं अंत में सभी मीडिया बंधुओं से मेरे जन्मदिन का केक व जलपान आदि लेने का भी विशेष आग्रह करती हूँ। साथ ही अपनी बात भी यही समाप्त करती हूँ, किंतु इससे पहले यदि आप लोग मुझसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो एक एक करके पूछ सकते हैं, लेकिन आप सभी के एक सवाल का मैं खुद ही आपको जवाब दे देती हूँ। देश में चुनाव के नजदीक जिस प्रकार से स्वार्थी किस्म के लोगों का दल बदल करने का सिलसिला शुरू हो जाता है, तो इसे खास ध्यान में रखकर अब दल बदल कानून को काफी सख्त बनाने की जरूरत है, क्योंकि इससे हमारे लोकतंत्र पर भी काफी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इसके अलावा जो दल बदलू नेता व सपा के साथ सपा के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ने वाली पार्टियां ये कह रही हैं कि ये पार्टी यानी कि समाजवादी पार्टी SC, ST, OBC और MC यानी कि माइनॉरिटीज कम्युनिटीज वर्गों के हितों की व इनके संतों, गुरुओं व महापुरुषों आदि को भी सम्मान करने वाली पार्टी है। तो इसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ नेता लोग दल बदलू बहुत चीख के बोल रहे थे। ये समाजवादी पार्टी के साथ साथ अम्बेडकरवादी पार्टी भी है, ये है वो है, आप लोगों ने देखा होगा, मतलब वो चिल्ला के बोल रहे थे। लेकिन जो ये कह रहे थे कि ये पार्टी समाजवादी पार्टी जो है ये समाजवादी के साथ साथ अम्बेडकरवादी भी है, SC, ST, OBC और विशेषकर माइनॉरिटीज के हितों की पार्टी है, लेकिन जिसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। क्योंकि जिस समाजवादी पार्टी ने दलितों के सरकारी नौकरियों में पदोन्नति को लेकर लाए गए विधेयक को राज्यसभा में फाड़कर फेंक दिया था और इस विधेयक को पास नहीं होने दिया था, जो अभी तक भी लटका पड़ा है, तो ये भी इनको जानना चाहिए। तो ये कैसे दलित हितैषी पार्टी हो सकती है? साथ ही दलित समाज में जन्मे संतों, गुरुओं व महापुरुषों के नाम पर रखे गए जो कुछ जिलों के या जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो भी हमने काम किए, तो उनका सपा ने हमेशा विरोध किया है। और इस संदर्भ में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जब मेरी सरकार थी तो मेरी सरकार ने भदोई के नाम से नया जिला बनाया, आप लोगों को मालूम है। तो इसी पार्टी की सरकार ने, समाजवादी पार्टी की सरकार ने दलित समाज में जन्मे संत गुरु रविदास जी के नाम पर रखे गए नए भदोई जिले का नाम भी बदल दिया। ये पूर्वांचल के लोग अच्छे प्रकार से जानते हैं और जिनको खास तौर से पूरा देश और यूपी में खासकर
पूरे यूपी में और पूर्वांचल में संत गुरु रविदास जी को बहुत आदर सम्मान देते हैं, उनकी बहुत कदर करते हैं, उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, उनकी वानियों पर अमल करते हैं। लेकिन दुख इस बात का है कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने, मेरी सरकार ने इस भदोई के नाम से जो नया जिला बना, इसका नाम संत गुरु रविदास जी के नाम से रखा। लेकिन ये इतना दलित हितैषी, इतना आदर सम्मान करता है कि सत्ता में आते ही उसने रविदास जी का जो नाम रखा था भदोई का, उसको बदल दिया। आप समझ सकते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि इसी पार्टी ने अपने सत्ता में रहते हुए पिछड़े वर्ग में केवल अपने यादव समाज का ही अधिकांश ध्यान रखा है, बाकी पिछड़ी जातियों का नहीं। जबकि बीएसपी ने दलितों के साथ साथ यादव सहित सभी पिछड़ी जातियों का भी बराबर ध्यान रखा है, उनके विकास व उत्थान का। इसी प्रकार इस पार्टी ने अपनी हुकूमत के दौरान खूब दंगे भी कराकर हिंदू मुस्लिम भाईचारे को तोड़ा है। साथ ही चुनाव में भी खासकर मुसलमानों का तो इस पार्टी ने वोट तो जरूर लिया है, लेकिन टिकट व सरकार में भागीदारी देने के मामले में भी अधिकांश इनकी उपेक्षा ही की है। और इस बार भी सपा की जारी की गई पहली सूची में इनकी काफी उपेक्षा की गई है। मुस्लिम समाज की टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के मामले में काफी उपेक्षा की गई है, जबकि बीएसपी ने हर चुनाव में खासकर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में मुस्लिम समाज को उचित भागीदारी दी है और सरकार बनने पर इनके जान माल व मजहब की भी पूरी हिफाजत की है। साथ ही इनके विकास व उत्थान का भी विशेष ध्यान रखा है। इसके अलावा हमारी पार्टी की रही सरकार ने दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, अकलियतों के साथ साथ अपर कास्ट समाज के भी सभी वर्गों के हित व कल्याण का भी पूरा ध्यान रखा है। तो इसलिए तो दल बदलू लोग और खास तौर से जो छोटे छोटे दल जो सपा के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़े हैं, तो जो इस किस्म की बातें कर रहे हैं कि सपा दलित हितैषी पार्टी है, ओबीसी की हितैषी पार्टी है, इनके संतों, गुरुओं और महापुरुषों का पूरा आदर सम्मान करती है, इसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। इस सरकार ने जो धार्मिक अल्पसंख्यक समाज में से जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, तो उनके ना हितों का ध्यान रखा और ना टिकट बंटवारे के मामले में और ना ही सरकार में भागीदारी देने के मामले में इनके हितों का ध्यान रखा है। तो ये सब आप लोगों को मालूम है। आप ये सवाल पूछते तो मैंने पहले ही टुकड़ों में पूछते, मैंने पूरा इसका जवाब आप लोगों को दे दिया। अब आप पूछिए, एक एक करके पूछो। देखो, वो मुझे क्या मुख्यमंत्री बनाएगा, बीएसपी में आने के बाद उसकी किस्मत खुली है। पहले वो बहुत पार्टियों में रहा, वो कभी चुनाव नहीं जीता। आप इतिहास उठाकर देख लो उसका राजनीति, बहुत सी पार्टियों में रहा, जनता दल में रहा, लोक दल में रहा, किसी भी पार्टी में वो चुनाव नहीं जीता। जब वो बीएसपी में आया तो पहली बार उसकी किस्मत खुली और वो एमएलए बना। तो ये जो हवाई बातें हैं तो वो बेकार हैं। तो इसलिए जो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ये जरूर जिस भी पार्टी में जाता है, अभी जैसे बीजेपी वाले उसको ढोके चलते रहे 5 साल तक, उसको समझाते रहे भाई हमें सर्व समाज को लेके चलना है, तो लेकिन वो नहीं माना। तो अब आप तो देखो उसकी लैंग्वेज, आप लोगों को मालूम है उनकी लैंग्वेज किस किस्म की है। जबकि आप लोगों को जब हम अम्बेडकरवाद की बात करते हैं तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो सोच है उसको समझना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर किसी भी जाति और धर्म के खिलाफ नहीं थे, वो जातिवादी व्यवस्था के खिलाफ थे। इस देश में जो गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था बनी है उसको बदलकर वो समता मूलक समाज व्यवस्था बनाना चाहते थे। और इस व्यवस्था को बनाने के लिए बाबा किनको सामने आना होगा, जो इस व्यवस्था के शिकार हैं। तो जो इस व्यवस्था के शिकार हैं
उनको अपर कास्ट को भी साथ में लेकर जब सर्व समाज में भाईचारा पैदा हो जाएगा तो तभी तो समता मूलक समाज बनेगा। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की ये इच्छा थी कि जो इस देश में गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था बनी है उसको बदलकर समता मूलक समाज व्यवस्था बने जिसमें सब लोग बराबर हो। तो उसी आधार पर हमारी पार्टी इस मूवमेंट को लेकर, बीएसपी की मूवमेंट को लेकर चल रही है। तो मैं मीडिया बंधुओं को ये बताना चाह रही हूँ, हमारी पार्टी किसी भी पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं कर रही है। हमारी पार्टी अकेले अपने बलबूते पर पूरी दमदारी और तैयारी के साथ चुनाव लड़ रही है। हमारा गठबंधन किसी पार्टी से नहीं, हमारा गठबंधन सर्व समाज में भाईचारा पैदा करके ये गठबंधन चल रहा है और हमें पूरा भरोसा है कि इस गठबंधन के आधार पर इस बार हमारी पार्टी को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी जरूर मिलेगी। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।